स्वागत है आप सभी का मंगलवार का सत्र। और भारतीय बाजारों में जो रन अप देखने को मिला है उसमें एक और अंश जुड़ने की पूरी उम्मीद है। उम्मीद इसीलिए क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आपको संकेत दे रहा है कि आज हम करीब 40 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं। कल एक शानदार सत्र था, 23,110 तक की ऊंचाई निफ्टी ने बांधी। उसके बाद लास्ट आवर के आखिरी 15 मिनटों में ऊपरी लेवल से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली थी, लेकिन क्लोज से कोई परेशानी नहीं। 22,932 पर एक शांत क्लोज आपने देखा। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आखिरी आधे घंटे में जरूर देखी गई, लेकिन निफ्टी बैंक के नाम पर यह पूरी तेजी बनती दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से कुछ दूरी बनाया हुआ है, लेकिन वहां पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है निजी बैंकों के दम पर, चाहे वो HDFC हो, ICICI हो या फिर एक्सिस। वहीं कल दोपहर SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB जैसे सरकारी बैंकों ने भी थोड़ा बहुत साथ दिया। तो अब उम्मीद यही है कि आज यहां पर चाल और मजबूत होती दिखाई दे। ऐसे में आज के लिए संकेत क्या है, ग्लोबल मार्केट का पर्सपेक्टिव कैसे पढ़ना है, उस पर नीरज जी मेरे साथ हैं। वीरू आपको बताएंगे कि डेटा पॉइंट्स और स्पेशली कल लास्ट 15 मिनट्स में जो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ी थी उससे क्या संकेत लेना है। ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट हफ्ता है क्योंकि ऑफ कोर्स हम इलेक्शन रिजल्ट के करीब अगले हफ्ते जाएंगे। और कल अगले हफ्ते दरअसल मंगलवार को, यानी कि आज ही के दिन हम फिर वो इलेक्शन नतीजों पर रिएक्ट करना शुरू करेंगे और सुबह से ही वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो एक और एक्साइटमेंट मार्केट में लेकर आएगा। लेकिन साथ ही इस गुरुवार को हमने मे सीरीज को निपटाना भी है। ऐसे में तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ध्यान रखिएगा, आज सुबह में हमारे पास सिर्फ क्यू है यूरोप का और साथ ही साथ एशिया का, क्योंकि कल अमेरिकी मार्केट बंद थे। एक लॉन्ग वीकेंड वो मनाकर आज वापस काम पर लौटेंगे। इस बीच तब और अब में जब हम कल मार्केट क्लोज कर रहे थे 39,123 के आसपास डाउ फ्यूचर्स था, 174 तक के लेवल्स आ गए, यानी कि 50 पॉइंट की बढ़त वहां पर बनती दिखाई दे रही है। आप नैस्डैक फ्यूचर्स देखिएगा जो एक लगातार तेजी में है, वहां पर भी अगर आप नैस्डैक फ्यूचर्स कल दोपहर का देखें तब वाला डेटा और इस समय कहाँ ट्रेड कर रहा है तो 18,902 के लेवल्स है, तो एक वहां पर भी थोड़ा सा अपटिक की गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है। और मामूली सी बढ़त S&P में। बॉन्ड इंडेक्स क्रूशल है, बॉन्ड इंडेक्स स्टेडी दिख रहा है इस समय अगर आप गौर करें। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स में भी हल्की सी टेपरिंग देखने को मिल रही है। क्रूड एक तरफ फिर बढ़ गया है $83 के आसपास, और सोना भी है जहां पर थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। यह है वो तमाम डेटा पॉइंट्स जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। अब लेकर आते हैं हमारा एशियाई पीयर सेट, वहां पर सिचुएशन क्या बनती दिखाई दे रही। याद रखिएगा, आज बैंक ऑफ जापान की कोर डेटा निकल कर आएगा तो उस पर नजरें रहेंगी। इस बीच निक्के का मार्केट थोड़ा सा नरमी के साथ कारोबार कर रहा है। कॉस्पी के मार्केट में बहुत मामूली बढ़त देखने को मिली है। तो ग्लोबल सेटअप में ओवरनाइट तो ज्यादा कुछ है नहीं नीरज जी, लेकिन इन संकेतों को पढ़ना कैसे है जो भी कुछ निकल कर आया है। हाँ देखिए, कल US और UK बंद थे, अलग अलग कारणों से छुट्टियां थी वहाँ पे, लेकिन यूरोप मार्केट फ्लैट ही था। और आज जो फ्यूचर्स मार्केट से अगर आप क्यू लेना चाहें US के या एशिया के, तो वो एकदम फ्लैट टू नेगेटिव कहें या फ्लैट टू पॉजिटिव कहें, वो फ्लैट से काम काज कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली कोई ऐसा बड़ा थ्रेड या ऐसा कोई बड़ा क्यू है नहीं जिस पे मार्केट इंस्टेंटली रिएक्ट करें या उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करें। अब क्या देखेंगे, मार्केट कैसे ट्रेड करेंगे, तो तीन डेटा जो आने वाले जिसके हम जिक्र भी कर रहे थे। एक तो वहाँ पे जो पर्सनल कंजम्पशन का डेटा आने वाला इंडेक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हालांकि फ्राइडे को आएगा, तो उससे पहले शायद थर्सडे को मार्केट आपको पोजिशनिंग और रिएक्ट करता हुआ देखने को मिले। दूसरा जो है, एक कॉस्को के नंबर भी आने, उससे भी थोड़ा बहुत देख सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इस हफ्ते की खबर मुझे लगता है कच्चे तेल में होगी, क्योंकि ओपेक की बैठक होनी है और उस बैठक में क्या प्रोडक्शन कट जो हुआ है उसको कंटिन्यू करने पर एक आम राय बनेगी, क्योंकि सऊदी अरबिया पुश कर रहा है कि इसको जारी और रखा जाए, बावजूद इसके कि जो ग्लोबल डिमांड का नंबर आ रहा है वो काफ़ी ऊपर है। तो उसकी वजह से आप देखिए क्रूड में फिर थोड़ा सा 20-30 सेंट की उछाल आई और 83 के करीब पहुंच गया ब्रेंट।
तो एक ग्लोबल मार्केट का ड्राइवर क्रूड होगा जो इस हफ्ते नज़र पर रखना चाहिए। दूसरा इन्फ्लेशन का नंबर होगा। तीसरा बहुत सारे छोटे छोटे नंबर आएंगे, रिटेल सेल्स का नंबर, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर, वो उतना ज़्यादा मुझे लगता है मैटर नहीं करते ये, लेकिन ये दो नंबर हैं जो ग्लोबल मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं, तो इसको तो रडार पर रखना चाहिए। कल चाइनीज़ मार्केट में अच्छी तेज़ी के साथ मार्केट वहाँ के बंद हुए हैं, बहुत बढ़िया मजबूती वहाँ पे हुई है, क्योंकि एक खबर ये निकल के आई कि चीन की सरकार अपने यहाँ जो चिप बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक स्कीम लेके आई है, सम $1 बिलियन की स्कीम है वो, और उससे वो उनको पुश देना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा झगड़ा बहुत चल रहा है यूएस के साथ उनको चिप को लेकर के। तो उन्होंने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मदद करने के लिए वो स्कीम लॉन्च की। इसलिए टेक्नोलॉजी शेयर्स, चिप वाले शेयर्स, वहाँ की जो दोनों बड़ी चिप कंपनीज में बहुत बड़ी तेज़ी, 10% की तेज़ी बनी थी, जो हांगकॉन्ग लिस्टेड स्टॉक्स है। तो एशिया में आज फिर से चाइना पे नज़र रही सब लोगों की किस तरह से करते हैं, लेकिन नेट मुझे लगता है क्रूड पे नज़र रखनी चाहिए, और पीसी डेटा शुक्रवार को आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो इनफैक्ट ये सेकेंड हाफ थर्सडे के बाद वो डेटा फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देगा। आज देख लेते हैं बैंक ऑफ जापान का कोर सीपीआई डेटा कहां पर आता है, क्योंकि वो एक चिंता की स्थिति बनी हुई है। वो बिल्कुल चिंता की स्थिति है, हालांकि लास्ट वाला डेटा जो घट के आया था, हाँ, इन्फ्लेशन थोड़ा 2.3 से 2.2% पर एग्जैक्टली, तो कोर में नजर रहेगी। हालांकि एक्चुअली मुझे लगता है जापान बहुत बुरी तरह फंस चुका है, वो रेट बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद उनकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, और इन्फ्लेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है। इन्फ्लेशन अगर गिर रहा है तो आपको रेट बढ़ाने का कोई सेंस बनता नहीं है, तो इसलिए बहुत दिक्कत जापान की ओर से तो है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इनफैक्ट जापान पर एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि वो ना बहुत ही पेचीदा स्थिति में है, डेविल एंड द डीप सी वाली। अब येन इतना करेक्ट हो चुका है बाकी करेंसीज के सामने, तो टूरिस्ट लगातार भर के जा रहे हैं और जापानीज को बाहर वाले लोग पसंद नहीं है। तो एक तरफ इकोनॉमी को सपोर्ट मिल तो रहा है, लेकिन लोकल्स नाखुश हैं, क्योंकि वो बोल रहे गंदगी फैल रहे हैं, हमारी प्रिवेसी का उल्लंघन हो रहा है। अब वो टूरिज्म पर कुछ और फीस लगाना चाहते हैं, कुछ और कैप्स लगाना चाहते हैं। अब उसका रिपल इफेक्ट क्या आएगा इकोनॉमी पर, वो देखना होगा, क्योंकि बहुत ही वो तो कैच 22 वाली सिचुएशन है। अच्छा, एक और चीज, आई डोंट नो आपने वो पढ़ी कि नहीं रिपोर्ट, ईसीबी शायद इशारा कर रहा है कि रेट कट इशारा कर रहा है। देखिए एक्चुअली ईसीबी और इंक्लूडिंग यूके ने लास्ट मीटिंग में उनके जो गवर्नर के हैं, जो भी कह रहे सेंट्रल बैंकर, उन्होंने इशारा किया था कि वो जून वाली बैठक में कट करने पर विचार कर सकते हैं। तो चूंकि सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी और यूके ही है वहाँ यूरोप की, तो ईसीबी के ऊपर नेचुरली कि एक दबाव बनेगा ही। तो ईसीबी को करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि देखिए यूरोप की स्थिति एकदम उल्टी है यूएस से। यूएस एक फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर वाली इकॉनमी है, और यूरोप की इकॉनमी भी उतनी स्ट्रांग नहीं, रिवाइवल के मोड पर है। तो रेट कट की पूरी संभावना बन सकती है ईसीबी की ओर से, तो अगर वो बनती है तो मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव होगा, और यूके भी केस से भी बनेगी, इलेक्शन है वहाँ पे। हाँ, है ना। और वो तो सुनाक साहब क्या कैंपेनिंग में बोल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा उधर। तो पॉलिटिकल रीजन से वहाँ पे होगा, और वही पॉलिटिकल रीजन यूएस में भी अप्लाई होगा। जी हाँ, इनफैक्ट ये साल पूरी तरह से पॉलिटिक्स ड्राइव करने वाली इकोनॉमी को, उसमें कोई दो राय नहीं है। 50 कंट्रीज में चुनाव हो रहे हैं, और सारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इकोनॉमी सब में चुनाव, सब लोग, हाँ वही सब मिलके। तो अगर कोई तख्ता पलट होगा तो पूरी यूनिवर्स पर उसका इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो बेसिकली तो ग्लोबल क्यूज क्या करे, न्यूट्रल न्यूट्रली। वैसे भी हम लोग आजकल अपने ही धुन में चल रहे हैं, तो ग्लोबल क्यूज ज्यादा लेते नहीं है, तो न्यूट्रल मान के चलिए, न्यूट्रल टू पॉजिटिव कह सकते हैं, न्यूट्रल टू पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज। लेकिन अपनी धुन की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो करीब 40 पॉइंट ऊपर था, अब सिर्फ एक तरफ 17 दिख रहा है, दूसरी तरफ 19, तो चलिए थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। लेकिन वीरू, हमारी धुन कितनी और तेज बच सकती है, कंसिडरिंग 23,110 पर कल पहुंचे, लेकिन आखिरी 20 मिनटों में थोड़ा सा शेकआउट हो गया। अब उसमें क्या पढ़ा आपने, डेटा पॉइंट उभर कर क्या निकल कर आया आज निफ्टी के लिए और निफ्टी बैंक के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड बाय नीरज जी। देखिए हर्षदा, उस आखिरी के आधे घंटे की जो वोलेटिलिटी है उसको भी एड्रेस करेंगे, और उसको कैसे ट्रेड करना है उससे बात करूंगा। बट टिल द टाइम वो एक कंट्रोल डिप्ट है, तब तक उसे भी बाय करना है हमें। कल हमारी क्या बात हुई थी हर्षदा? देखिए दो चीज़ें हैं इस क्लस्टर में निफ्टी पे। आप देखिए आपके नियरेस्ट बेस है 21,800 21,900, वहां तक के डिप को बाय करना है। 23,027 के ऊपर शार्पनेस इस स्विंग की बढ़ेगी, और आप 23,110 120 131 की ट्रैजेक्टरी को छुएंगे, वहां तक गया, फिर उसके बाद से कोलैप्स हुआ।
हर्षदा, ये वोलेटिलिटी परसिस्ट करेगी। एज ए डे ट्रेडर आपको ये 23-24 का इंडिया विक्स ये बार बार लेके आएगा, बट मुद्दा ये है मेन कि टिल द टाइम ये कंट्रोल्ड फॉल है, जब तक ये पुट राइटर्स के जोन के ऊपर है तब तक इसे हमें बाय करना है। एक बात में जो आखिरी में कहने वाला था, शायद मैं यही कह देता हूँ हर्षदा, अभी हम एवरेजेस से दूर हैं। 10 से निफ्टी दूर है, 10 से निफ्टी बैंक दूर है, तो कभी भी वो रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हो सकती है। उसको कैसे ट्रेड करना है मैं बात बताऊंगा यहाँ पर। पहले आज के सेटअप पे बात करते हैं। आज की सबसे बड़ी हाईलाइट है ये कि एफआईएस अब नेट लॉन्ग है। कल उन्होंने करीब 541 करोड़ रुपए का कैश बेचा, 922 करोड़ रुपए का डीआईएस ने बाय किया। एफआईएस जो करीब करीब 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे महज, अगर आप इस 10 दिन के अंतराल में देखें हर्षदा, तो अब वो कल 22,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है। हम लास्ट फ्राइडे को यही बात कर रहे थे कि वो जब मंडे मॉर्निंग आएगी तो वो पॉजिटिव होंगे या फिर एटलीस्ट न्यूट्रल होंगे। नाउ दे आर पॉजिटिव। 22,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये भी है हर्षदा कि कल उनके जो ऑप्शंस के स्टैट्स हैं उसमें करीब 2,81,000 पुट शॉर्ट आई। शॉर्ट पुट मतलब एक बाजार सपोर्ट लेगा, लेकिन एक और चीज़ है इस कल के स्टैट्स में क्रिटिकल, कॉल शॉर्ट है 3,24,000। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको बीच पर। तो वो कॉल राइटर है, पुट राइटर है, इंडेक्स में मेगा शॉर्ट कवर किया, लॉन्ग चले गए, स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल बाइंग 88-86,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। एक चीज आप देख रहे होंगे हर्षदा यहाँ पे कि 23,000 की कॉल पे काफी कंसंट्रेशन है और पुट पे भी। 23,000 की कॉल भी और पुट पे एक बड़ा ह्यूज ओआई होल्ड करती है। यानी लग रहा है कि टिल एक्सपायरी इंडेक्स विल स्पेंड सब्सटेंशियल टाइम क्लोजर टू 23,000। 23,000 के आसपास आपको काफी टाइम स्पेंड करता हुआ निफ्टी नजर आएगा, और इसी के आसपास के जोन में आपको ट्रेड्स लेने हैं और लिक्विडेट भी करने हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 63 लाख का 65 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 23 लाख की कॉल में, उसके बाद 100-200 पे ये देखिए पिरामिड्स। और जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं हर्षदा, 3.25 लाख कॉल बिकी, 2,81,000 पुट बिकी, और मेजर कंसंट्रेशन है 23,000 की स्ट्राइक के आसपास। सो इंडेक्स जो है इस ट्रैजेक्टरी के आसपास रहेगा। लेवल्स लेके आइए। इस ट्रैजेक्टरी में हमें ट्रेड कैसे करना है एज ए डे ट्रेडर। पोजिशनली आप लॉन्ग रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेस लेके आइए स्क्रीन पे। टिल द टाइम हमारे पास बेस 1 है, और मैं बेस 1 के साथ एक चीज और कहूंगा, उस पर गौर फरमाइएगा जरा थोड़ा सा। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइए। बेस 1 जब तक है 898-844, आपको किसी भी मेगा डिप को बाय करना है। 810 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन दिखा रहा हूं यहाँ पे। आप चल चुके हैं, आप इवेंट के क्लोजर हैं, आप एक्सपायरी के क्लोजर हैं। A cooling off towards 10-day exponential moving average 677, 736 possible anytime. तो उसको अपने जहन में रखिएगा, ट्रेड अकॉर्डिंगली। इफ 810 स्क्रीन पर निकलता है तो a cooling off towards 10-day exponential moving average हो सकती है, बट टिल द टाइम आप बेस 1 के ऊपर है, इट्स अ बाय ऑन टिप्स ट्रेड। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए ऊपर की तरफ। बार बार जब निफ्टी स्पॉट 23,027 के जोन को पार करेगा, अ स्विंग टुवर्ड्स 23097, 131, 167 लुक्स पॉसिबल। बट फिर कह रहा हूं, अभी के स्टैट्स इंडिसेस पे ये कह रहे हैं कि बार बार कूलिंग ऑफ होगी और बार बार लोअर लेवल से पुल बैक भी आएंगे, जैसा कि कल हुआ था। निफ्टी बैंक दोनों ट्रेड्स में से, मतलब दोनों इंडिसेस में से बेटर इंडेक्स ये है इस वक्त। स्टॉक फ्यूचर्स इस वक्त आप देखें अच्छा मूव दे रहे हैं। कल ऑलमोस्ट सारे लेवल्स इसने दिए। जैसे ही 49,231 कटा, स्विंग टुवर्ड्स 49,681 दिखाया दिया हमें, बट बाद में कूलिंग ऑफ हुई। 50,000 पे कॉल राइटिंग है, 49,500 पे कॉल राइटिंग है, और नीचे 49,000 पे पुट राइटिंग है। बेस 1 स्क्रीन पे लगाइएगा। यहां पर भी वो बात कहूंगा जो मैंने निफ्टी के पर्सपेक्टिव से कही है। हमें बेस 1 तक के डिप को बाय करना है। बेस 1 क्या है? ये स्पॉन्सर है पुट राइटर्स के कन्विक्शन से 49028 एंड 48810। बट इन एनी केस क्लोजर टू एक्सपायरी, याद रखिएगा एक्सपायरी माइनस डे 1 डे है निफ्टी बैंक के लिए, अ कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स 10 डेमा इज पॉसिबल। तो हमारा कन्विक्शन बेस 1 तक के डिप को बाय करने का है। ऊपर की साइड में याद रखिएगा आज का पहला टफ जोन होगा, वो होगा करीब करीब 49,490 का। ये निकलता है तो स्विंग टुवर्ड्स 681 मिल जाएगा। अगेन ये प्रॉफिट टेकिंग क्लस्टर होगा। निफ्टी बैंक अपनी हायर ट्रेजेक्ट्री को, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को तभी हिट करेगा जब आप 681 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। इन दैट केस 813, 913। तो हर्षदा इस कमेंट्री की क्रिटिकल पॉइंट्स यही हैं।
FIIs नेट लॉन्ग है, बेस 1 तक के डिप को बाय कीजिए, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय ऑप्शन पुट राइटर्स। और तीसरी चीज ये है कि बेस 1 दोनों इंडिसेस पे अगर टूटते हैं, अ कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस बड़े इवेंट से पहले पॉसिबल है। हर्षदा, तो कुछ कूल ऑफ देखने को मिल सकता है, लेकिन लेवल्स जहां से शायद एक मौका खरीदारी का मिले, निफ्टी के लिए 23,027 के ऊपर निकले तो शायद कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वो पहला रेजिस्टेंस है जैसे वीरू मेंशन करे थे, और 49,490 के पार कितनी गाड़ी आगे बढ़ती है वो देखना होगा निफ्टी बैंक के लिए। ऊपरी लेवल्स पर कुछ कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी आप पॉजिटिव तेजी की तरफ ही रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक्स एंड न्यूज़ की, और आज के दिन कई सारी ब्लॉक डील्स की संभावना है, पहले वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सबसे पहले रेडार पर रहेगा आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड के केस में जो प्रमोटर है IWEL, वो करीब करीब 5% हिस्सा ऑफलोड करने के लिए आ सकता है। ये CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है। मौजूदा भाव यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 5% के डिस्काउंट पर होता हुआ ये सौदा दिखाई देगा। इसका मतलब 148 से 150 रुपीस प्रति शेयर के बीच ये सौदा हो सकता है। ये पहली ब्लॉक हुई। उसके बाद दो और ब्लॉक्स रहेंगे। कॉनकॉर्ड बायोटेक, जहां पर ऑन्टोरियो इंक यानी कि कनाडा का फंड 3.4% इक्विटी स्टेक कॉनकॉर्ड बायोटेक में ऑफलोड करता दिखाई देगा। फ्लो प्राइस 1320 रुपए प्रति शेयर के बीच आकी जा रही है। 470 करोड़ डॉलर की ये डील होती हुई दिखाई देगी। एक लॉक इन पीरियड होगा, पूरी तरह से एग्जिट नहीं कर रहा है ऑन्टोरियो, ध्यान रखिएगा, और 2% बचे रहेंगे। इनके पास इस समय करीब करीब 5% तक की हिस्सेदारी है, उसमें से 3.4% हिस्सा ये बेचते हुए दिखाई देंगे। टिमकेन इंडिया भी रेडार पर रखेंगे। टिमकेन की जो पेरेंट कंपनी है टिमकेन सिंगापुर, वो लगभग 6.6% हिस्सा ऑफलोड करने के लिए आज मार्केट में आएगी। डील साइज करीब 1775 करोड़ डॉलर की आकी जा रही है, और यहां पर जो फ्लो प्राइस तय किया गया है वो कल की क्लोजिंग प्राइस से 10% के डिस्काउंट पर तय किया गया है। तो 3,550 के आसपास वो सौदा होने के आसार हैं। यहाँ पर भी एक लॉक इन पीरियड होगा। इधर लॉक इन पीरियड करीब 180 दिनों का है, यानी कि अगले 180 दिनों तक ये टिमकेन सिंगापुर हिस्सा नहीं बेचेगा। तो ये 3 सौदे जिन पर आपने नजरें रखनी हैं। अब आते हैं यहाँ पर कुछ और अपडेट्स पर। तो सबसे पहले नैल्को और NMDC, वायदे बाजार के 2 स्टॉक्स जिनके नतीजे आ गए हैं। नैल्को के केस में अच्छा परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट आया है 996 करोड़ पर, लगभग 100% का इजाफा है, 600 करोड़ के आसपास का अनुमान था। रेवेन्यू थोड़ा सा फीका जरूर है, 3579 करोड़ का रेवेन्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स 3771 करोड़ की थी। लेकिन आप EBITDA परफॉर्मेंस देखिए, 44% से ज्यादा का इजाफा यहाँ पर, 1107 करोड़ का EBITDA, हाईएस्ट EBITDA है इस कंपनी की तरफ से मार्च 2022 के बाद। उस लिहाज से मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इजाफा। एक्सपेक्टेशन था मार्जिन्स बढ़कर 25% पर आएंगे, लेकिन ये 31% पर पहुंचे हैं, तो बहुत ही तगड़ी रन रेट पर वो परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एक्सेप्शनल गेन आया है 427 करोड़ का, इसीलिए हम देख रहे हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी में इतना खासा इजाफा। एक रॉयल्टी पेमेंट इनके फेवर में रिवर्स हुई है, तो वो दरअसल कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर रहा है। एल्यूमिनियम बिजनेस में इंप्रूवमेंट है, केमिकल बिजनेस भी इंप्रूव ही करता हुआ दिखाई दिया है। अब आते हैं NMDC, और NMDC निराश कर सकता है क्योंकि मुनाफा लगभग 38% घटकर आया 1412 करोड़ पर। आप रेवेन्यू देखेंगे तो ये इनलाइन है, करीब 11% तक का परफॉर्मेंस, 6490 करोड़ का ये फिगर। EBITDA परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका पड़ा है, 3% की गिरावट। अब EBITDA में 2 चीजें हुई हैं, एक तो अदर एक्सपेंसेस बढ़ी है, दूसरी हायर रॉयल्टी कंपनी को पे करनी पड़ी। तो रॉयल्टी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 47% पर है, वर्सेस जो पहले 42 से 45% के आसपास रहती थी, और वो एक पेन पॉइंट बना है NMDC के लिए। एक एक्सेप्शनल हिट भी है 30 करोड़ का कंपनी पर। अब कुछ कैश वाले ट्रेड्स में तो GMDC प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव है, रेवेन्यू EBITDA सब दबाव में है, तो खराब परफॉर्मेंस। एस्ट्राजेनेका के केस में अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन ऑपरेशनली वीकनेस देखने को मिली है, तो EBITDA 17% घटा है, और मार्जिन्स भी खासे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज बेहतर परफॉर्मेंस, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा, EBITDA में इजाफा, और मार्जिन्स भी बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं।
फार्मा कंपनियां कल से ही रेडार पर है और आज नैटको फार्मा रेडार पर रखेंगे क्योंकि वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मुनाफा करीब 40% बढ़कर आया, रेवेन्यू और एबिटा में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और आज का दिन एक बार फिर एफएमसीजी कंपनियां, कंजम्पशन थीम वाले ट्रेड्स के नाम हो सकता है क्योंकि आईएमडी ने साफ कह दिया है कि मॉनसून अच्छा रहेगा। जून से सितंबर अच्छी बरसात होती हुई दिखाई देगी। ला नीना डेवलप होता हुआ दिखाई दे सकता है जून और अगस्त के बीच, और ये दरअसल एफएमसीजी कंपनियों के लिए और टू व्हीलर स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव बयान उभर कर आया है। फोरकास्ट इनका है कि दरअसल 30 में ऑनवर्ड्स हीट वेव कम होती हुई दिखाई देगी, यानी कि आपके इलेक्शंस खत्म होते ही स्थिति और बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, लेकिन लोगों ने जमकर गर्मी में भी वोट डाले हैं। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आज के बड़े इवेंट्स और साथ ही साथ कमोडिटी करेंसी के लिए क्या संकेत बन रहे हैं उसका भी एक अपडेट। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। आज कमोडिटी करेंसी के लिए क्या ट्रेड्स बनते हैं वो फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर आज के इवेंट्स पर फोकस करेंगे। कच्चे तेल में जून सीरीज में आप खरीदारी करके चले, ये रवि देवरा का मानना है। रवि कह रहे हैं 6500 के आसपास खरीदारी कीजिए। 6620 टारगेट रहेगा, 6440 का स्टॉप लॉस लगाइए। एल्यूमिनियम पर भी ये बुलिश है। इनका मानना है कि 240 के आसपास जून वाली सीरीज में ट्रेड लेना है और 246 का टारगेट रहेगा, 238 के आसपास का स्टॉप लॉस। आज के दिन 28 अप्रैल फाइनेंशियल निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी का दिन, तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट एनबीएफसी स्टॉक्स वैसे भी रहेंगे, निफ्टी बैंक वैसे भी रेडार पर रहेगा। नतीजों के लिहाज से एबी फैशन रिटेल, आईआरसीटीसी, जीएनएफसी जैसी कंपनियों के नतीजे हैं। कई सारे सेंट्रल बैंकर्स स्पेशली एफओएमसी मेंबर्स भाषण देने वाले हैं, तो वहां से क्या निकल कर आएगा उस पर हम फोकस करेंगे कल। आज बैंक ऑफ जापान के ऑफ कोर्स जो बोर्ड मेंबर है अदाची, वो कुछ बयान देंगे और इन्फ्लेशन डेटा पॉइंट के बाद उनका कमेंट्री और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएस का हाउस प्राइस इंडेक्स भी आ जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज एक और चीज़ जो इस गर्मी, इस पूरे इलेक्शन वाले टेंशन से थोड़ी सी राहत दे सकती है, वो नीरज जी को मिलेगी। आपकी फेवरेट सीरीज आज फाइनली तीसरा अंश रिलीज हो रहा है, पंचायत। यस, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? यहाँ पर भी कुछ इलेक्शन का ही तड़का आएगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है, गांव की ही स्टोरी पे है। मतलब गांव का इलेक्शन, मैंने तो जो देखा हाँ, गांव का इलेक्शन, गांव का प्रधान इलेक्शन वाला। मुझे थोड़ा सा सेकंड सीजन ऐसे फीका लगा, थोड़ा ठंडा था। यस, यू राइट। पहला सीजन बहुत अच्छा था, सेकंड थोड़ा ठंडा था, तीसरा कह रहे हैं कि फिर से काफी अच्छा है। होपफुली तो देखते हैं कैसा है। सुन रहे हैं आप नीरज जी? चलिए, तो पंचायत 3 ये नीरज जी होपफुली आज शाम को निपटा दे तो कल एक अपडेट भी दे देंगे, वरना वीकेंड पर तो उसकी बातचीत होगी। लेंगे एक ब्रेक के बाद स्टॉक्स पर पूरा फोकस, सीधा सौदा में नीरज जी का साथ देंगे या तो आप बने रहिए CNBC आवाज पर।